हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं आज आपको बच्चों एलसीएम और एचसीएफ बताऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं और इसके निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम को समझने के लिए बच्चों आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो इसलिए बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ की, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं और कैसे इसको निकालते हैं। और ये टॉपिक है एचसीएम और एलसीएफ वाला, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे तक काम आएगा। प्रत्येक क्लास में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप समझ पाएँ। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ की बात करूंगा। एचसीएफ क्या है, मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन लिख दिया कि बड़े से बड़ा हुआ सर्वनिष्ठ गुणनखंड अथवा समापवर्तक जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे मासापा कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक या मासापा, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में बोलते हैं, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक या मासापा। आप कोई भी नाम ले दीजिए, चाहे मासापा बोल दीजिए, चाहे एचसीएफ कह दीजिए, चाहे महत्तम समापवर्तक कह दीजिए, ये सब मासा के ही नाम हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा कि बड़े से बड़ा वह सर्वनिष्ठ गुणनखंड अथवा समापवर्तक जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे मासापा कहलाता है। यानी जिसका हमें मासा निकालना है, जो हमें संख्याएं दे रखी हैं उन संख्याओं का हमें वो बड़े से बड़ा सर्वनिष्ठ गुणनखंड देखना है या वो बड़े से बड़ी संख्या देखनी है जो संख्या उन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे जो हमें दे रखी हैं। तो इसके निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। पहली विधि क्या है, मासापा निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है निकालने की मासापा भाग विधि। ये दो विधियों से हम मासा निकालते हैं। पहले मासा निकालना सीखेंगे, फिर सीखेंगे लासा निकालना। तो पहली विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, और दूसरी है भाग विधि। तो जैसा कि परिभाषा है, परिभाषा कह रहा है, परिभाषा क्या कहती है कि बड़े से बड़ा वह सर्वनिष्ठ गुणनखंड, बड़े से बड़ा वह उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ गुणनखंड जो सभी संख्याओं को भाग दे दे, सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस परिभाषा को समझाता हूँ। जैसे मान लो मुझे संख्याएं दे रखी हैं 30 और 15, ये दो संख्याएं दे रखी हैं 30 और 15। अब मुझे इसका मासा निकालना है। तो वो मासा क्या होगा, परिभाषा ये कहती है कि मासा वो संख्या होगी जो इस संख्या को भी डिवाइड कर दे और इस संख्या को भी डिवाइड कर दे। यानी उस संख्या का भाग 30 में भी चला जाए और उस संख्या का भाग 15 में भी चला जाए। लेकिन वो संख्या ऐसी नहीं कि कोई भी ले लो, वो संख्या होनी चाहिए बड़ी से बड़ी, यानी उससे बड़ी कोई संख्या ऐसी ना हो जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो क्या मतलब है परिभाषा का, परिभाषा यही कह रही है कि जो जो संख्या ली है हमने, जिसका हमें मासा निकालना है, उसमें इनका जो मासा निकालना है उनमें वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी लेनी है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। उसका भाग 30 में भी चला जाए पूरा पूरा और 15 में भी पूरा पूरा चला जाए। ये कह रही है परिभाषा कि बड़े से बड़ा वह सर्वनिष्ठ गुणनखंड अथवा समापवर्तक जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। यानी जितनी भी संख्याएं दे रखी हों उन सभी संख्याओं का उसमें उसका भाग जाना चाहिए, सभी संख्याओं में उसका भाग जाना चाहिए। तो 30 और 15 दे रखा है, तो हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इसमें भी डिवाइड चला जाए उस संख्या का और इसमें भी उस संख्या का डिवाइड चला जाए। तो वो संख्या क्या कहलाएगी, वो संख्या कहलाएगी उसका मासापा। ये परिभाषा है। आपकी समझ परिभाषा आ गई होगी बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो ऐसी संख्या हमें ढूंढनी होती है, ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है, बड़ी से बड़ी संख्या वो होनी चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, यानी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो वो संख्या हम कैसे ढूंढेंगे, वो संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमारे पास मेथड हैं।
कौन कौन से मेथड हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि में हम गुणनखंड करते हैं। कैसे गुणनखंड करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्याओं के गुणनखंड किए हैं उसमें जो कॉमन होता है, जो सेम सेम होते हैं, उन संख्याओं को ले लेते हैं। तो जैसे मान लो 30 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 30 के फैक्टर करेंगे। तो 30 के गुणनखंड क्या होंगे? यहाँ लिखेंगे 30 व 15 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो पहले 30 और 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? जैसे 30 के करने हैं पहले मुझे, फिर 15 के करने हैं। तो 30 के गुणनखंड कैसे करते हैं? यहाँ 30 लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का जाएगा 15 बार, फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का देंगे, 5 बार जाएगा, फिर 5 का देंगे तो 1 बार जाएगा। अब 15 का करेंगे। 15 में 2 का जाएगा नहीं, हमेशा याद रखना है स्टार्ट 2 से करना है। अगर 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जा रहा तो 5 का देंगे। क्योंकि इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड, तो हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही भाग दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 4 से भाग दे दें, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है। जो अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं संख्याओं से इसमें भाग देते हैं। तो 2 अभाज्य है तो 2 का भाग देंगे, 3 अभाज्य है 3 का भाग देंगे, 4 अभाज्य है 4 का भाग देंगे, नहीं 4 अभाज्य नहीं है तो 4 का भाग नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि 4 से भाग दे दो, हमें केवल अभाज्य संख्याओं का ही इसमें भाग दे के गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इन्हीं का ही हमें भाग देना होता है। तो 2 का तो इसमें जाएगा नहीं, जब 2 का नहीं जा रहा तो किसका देंगे? सीधे भाग देंगे फिर 3 का। तो 3 का जब इसमें भाग देंगे तो 3 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा इसमें 1 बार। जब 1 आ जाता है तो हमारा गुणनखंड पूर्ण हो गया, हमारा गुणनखंड पूरा हो गया। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो संख्याएं दे रखी हैं उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें ये मेथड प्रयोग करते हैं गुणनखंड वाला। गुणनखंड कैसे किया जाता है? गुणनखंड हमें सबसे पहले 2 का डिवाइड देते हैं, फिर 3 का देते हैं, यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनखंड उनका भाग हम इन संख्याओं में दे सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग 2 से करेंगे, फिर 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो 5 से देंगे, 5 का नहीं जाएगा तो फिर 7 से देंगे। ऐसे क्रम वाइज हमें भाग देना है। और भाग देते देते जब 1 आ जाएगा तो हमारा गुणनखंड पूर्ण हो जाता है। भाग देते देते जब 1 आ जाए तो हमारा गुणनखंड पूर्ण हो गया। तो किसका भाग देना होता है? अभाज्य संख्याओं का। ऐसा नहीं किसी भी संख्या का भाग देते हैं, ये आपको याद रखनी है बात। हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। किसका भाग देना है? हमेशा अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी, जो इससे पहले जो वीडियो बताया था उसमें आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य क्या होती हैं, सम क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। तो 30 की जो गुणनखंड किए हैं वो कितना कितना आया है? 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। 15 के जो गुणनखंड करे हैं वो कितना आया है? 3 आया है और 5 आया है। तो ये हमने पहले फैक्टर कर लिए 30 और 15 के। 30 और 15 के गुणनखंड यहाँ से हमने ज्ञात कर लिए। अब हमें निकालना है इसका मासा। तो मासा कैसे निकालेंगे? मासापा कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखेंगे मासापा या मासा या SCF, कुछ भी लिख सकते हो। तो वो कैसे निकलेगा हमें ये देखना है। परिभाषा कहती है सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। सर्वनिष्ठ का मतलब कॉमन संख्या देखनी है, दोनों में जो कॉमन आ रही हो। तो कॉमन संख्या कौन सी है इसमें 2 है, इसमें 2 कहीं है नहीं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो एक संख्या 3 मिल गई, दोनों में कॉमन थी। एक संख्या या इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, एक संख्या हमें 5 मिल गई। यानी 3 और 5 ऐसी संख्या हैं जो इस वाले गुणनखंड में भी आ रही हैं, 30 के गुणनखंड में भी आ रही हैं और 15 के गुणनखंड में भी आ रही हैं। तो 30 में भी 5 आ रहा है और 15 में भी 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? इसका मासापा कितना हो जाएगा? 15। ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गए थे, तो मासापा कितना आ गया इसका? 5 का गुणा कर देंगे 3 में तो 5 × 3 = 15। तो ये इसका मासा निकल आएगा, SCF निकल आएगा। ये इसकी
विधि है। परिभाषा कहती है बड़े से बड़ा, तो 15 बड़ी से बड़ी संख्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी डिवाइड कर देगी और इसको भी डिवाइड कर देगी। 15 का भाग देंगे 30 में, 15 दूनी 30, 15 का भाग देंगे 15 में, 15 एकम 15, 15 का भाग 30 में चला जाएगा, 15 का भाग 15 में चला जाएगा। यही इसका मासापा होगा। यही बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है, दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर रही है। यही परिभाषा है कि बड़े से बड़ा हुआ सर्वनिष्ठ गुणनखंड अथवा समावर्तक जो सभी संख्याओं को विभाजित करते, यानी सभी संख्याओं में उसका भाग चला जाए। ये हो गया 30 और 15 का मासा। आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, आपको इसका गुणनखंड मासा निकालना आ गया होगा। दो संख्याओं का मासा कैसे निकालना है, गुणनखंड करनी है, और दोनों में जो संख्याएं समान हों उनको लेना है, उनका आपस में गुणनखंड करने के बाद हमें मासा मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, इससे समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो अब हमें निकालना है 12 और 15, इसका मान लो मासा निकालना है। तो इसका मासा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे 6 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा। अब क्या करना है, अब 2 का तो जाएगा नहीं 3 में, फिर 3 का देंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से भाग करते हैं। उसके बाद अब 15 में देने हैं, तो 15 में कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 का देंगे, 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 3 का देंगे 5 बार चला गया। अब यहाँ 5 आ गया तो 5 में किसका जाएगा, 5 ही का जाएगा। 1 बार जाएगा तो 1 आ गया, जब 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ भी 1 आ गया, तो इसके जो फैक्टर थे, इसके जो गुणनखंड थे वो कंप्लीट हो गए, पूर्ण हो गए। अब हमें क्या करना है, जो गुणनखंड आए हैं उन गुणनखंडों को यहाँ लिखना है। तो 12 के गुणनखंड कितने आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमें क्या करना है, 15 के जो गुणनखंड आए हैं उन 15 के गुणनखंडों को यहाँ लिखना है। तो 15 गुणनखंड कितने आए हैं, 3 × 5। ये हो गए 12 के अभाज्य गुणनखंड, ये हो गए 15 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, ये मैंने आपको बताया है। इस बात को आप अच्छी से समझ लें, कभी भी ऐसी संख्या से भाग नहीं देना जो अभाज्य न हो। अब जब हमने गुणनखंड कर लिए हैं, तो गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं, हम ऐसी संख्याएं देखते हैं कि दोनों में एक सी कौन कौन सी हैं, दोनों में सेम क्या हैं। तो दोनों में सेम संख्याएं कौन सी हैं, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो दोनों में सेम संख्याएं कौन सी हो गई, दोनों में सेम संख्याएं हो जाएंगी। केवल एक संख्या है 3 जो दोनों में सेम है, इसलिए इसका मासा कितना हो जाएगा, मासापा इसका 3 हो जाएगा। हमें वो संख्याएं लेनी होती हैं जो दोनों में सेम हों, जो दोनों में एक सी हों। तो दोनों में सेम संख्याएं कौन सी हैं, 3 और 3 है, तो इसलिए 3 यहाँ आ जाएगा। दोनों में सेम मिल जाए वही उसका मासा है। अब परिभाषा कहती है कि बड़े से बड़ा मल्टीपल होना चाहिए, यानी जो हमें मासा निकाला है वो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी विभाज्य कर दे, इसको भी विभाज्य कर दे। 3 का भाग 12 में चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 का भाग 15 में चला जाएगा, तो 5 15। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ठीक है, तो इसका हो जाएगा मासापा। तो इस तरह से आप मासा निकाल सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैं आपको केवल 2 संख्याओं का मासा निकालना सिखा रहा हूँ, फिर 2 से अधिक 3 संख्याओं का मासा निकालना सिखाऊंगा, ऐसे ही मैं आगे आपको बताता रहूँगा। अब देखिए, मान लो मुझे 150 और 180 का मासा निकालना है। तो 150 और 180 का मासा कैसे निकालेंगे, पहले मुझे करना पड़ेगा इसका गुणनखंड। तो पहले 150 से गुणनखंड करेंगे, यहाँ लिख लूँगा मैं 150, यहाँ लिख लूँगा मैं 180, फिर इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले 2 का डिवाइड देके देखते हैं, तो 2 का भाग इसमें चला जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब 2 का भाग यहाँ नहीं जाएगा, तो इसमें भाग देंगे अब 5 का, पहले 3 का देंगे, 3 का चला जाएगा, 3 दूनी 6, तो 5 15। अब 3 का भी नहीं जा रहा, तो 5 का देंगे, फिर 5 का जाएगा, फिर एक बार जाएगा 5 का, तो इसके फैक्टर ये हो जाएंगे। लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब हमारा जो फैक्टर है, जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है वो कंप्लीट हो गई। अब 180 में देना है, पहले 2 का दे दो, तो 2 नम 18, 2 का भाग देंगे 18 में 9 बार जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, फिर 2 का देंगे, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब क्या करना है, 45 आ गया, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का दे के देखते हैं, तो 3 एकम 3, तो 5 15, 3 का चला गया, 15 में 3 का चला जाएगा 5। अब इसमें केवल 5 का जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1। जब यहाँ 1 आ गया तो इसकी फैक्टर कंप्लीट हो गई। अब जो गुणनखंड आए हैं उनको यहाँ लिख लो। 150 का क्या आया है, 2 गुणा 3 गुणा 5
गुणा 5। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक जो आपको आगे तक ज़रूरत पड़ेगी। तो 150 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 5, 5, 3 और 2, 5 25, 75 दूनी 150। और 180 कितने आ गए? 5 × 15, 45 दूनी 90 दूनी 180, यानी ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड और ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। दोनों संख्याओं के 150 और 180 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है दोनों में कॉमन संख्याएं कौन सी हैं। तो 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, दोनों में 2 2 मिल गया, उसे हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे HCF। तो 2 इसमें भी मिल गया और 2 इसमें भी मिल गया, 2 लिख देंगे। अब 3 पे देखते हैं, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी हमें मिल रहा है, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 मिल गया, 5 भी लिख देंगे। अब ये 5, ये एक 5 मिला है हमने, दूसरा 5 हमें नहीं मिल रहा, तो दूसरे 5 को नहीं लिखेंगे। एक इसमें 2 मिल रहा है, एक ये वाला 2 इसमें नहीं, कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है, ये 2 कहीं नहीं मिला ऊपर वाले में, तो इस 2 को नहीं लिखेंगे। 3 एक मिल गया हमें, तो एक 3 लिख दिया हमने। ये वाला 3 इसमें कहीं नहीं मिल रहा, तो इसको भी कहीं नहीं लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे? 2, 3, 5। इसका आपस में गुणा कर लो, 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30। तो 30 इसका कितना आ जाएगा? 30 इसका HCF आ जाएगा, मासापा आ जाएगा, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से हम मासा निकालते हैं, दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर इस तरह से मासा निकाल लेते हैं। तो ये था आपका HCF दो संख्याओं का निकालने का तरीका। आगे मैं आपको और भी एग्जाम्पल कराऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि आपको समझ में आ जाएं बातें, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप लेकर आता हूं आपके लिए, जो कि आपके बेसिक मैथ को मजबूत करेंगी। तो इस तरह से हमने इसका मासा निकाला। मासा कितना आ गया? 30। आगे के वीडियो में मैं आपको बड़ी बड़ी संख्याओं के मासा निकालना सिखाऊंगा, 3 संख्याओं के, 4 संख्याओं के मासा निकालना सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, वो भी पढ़ पाएँ जिससे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को। अब जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।